हाय गाइस, आज का अपना विषय रहेगा कृषि। ये फ्रेंड्स हम कवर करा रहे हैं एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक 10th क्लास की, जो सामाजिक विज्ञान की है। आज इसमें लेसन में देखेंगे फ्रेंड्स कृषि। इससे पिछली वीडियो में फ्रेंड्स मैंने एमसीक्यूज कराए थे और आज हम बात करेंगे उत्तरी लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1 नंबर में देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, भारत की 4 रबी की फसल और खरीफ की फसल के 4 फसलों के नाम लिखिए। तो आपको फ्रेंड्स क्या लिखना है, रबी की जो फसल है हमेशा याद रखना, ये रबी की फसल ये जाड़ों में उगती है, जाड़ों में बोई जाती है। और जो खरीफ की जो फसल होती है ये फ्रेंड्स ये बोई जाती है ये गर्मियों में बोई जाती है। अब इसमें दे रखा है कि 4 रबी की और 4 खरीफ की फसलों के नाम। तो आपको लिखना है रबी फसल लिख के उसके आगे लिखना गेहूँ, चना, जौ, मटर और सरसों। ये लिखना ये रबी की फसल के ठीक सामने। उसके नीचे फिर हेडिंग डालना खरीफ की फसल। तो इसमें खरीफ के सामने लिखना चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग। ये केवल इतने सभी नहीं लिखना, केवल कितने लिखना 4, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, केवल 4 लिखने हैं, क्योंकि हमारे प्रश्न में कितने दे रखे हैं, 4 ही दे रखे हैं। आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आगे है रोपण कृषि की 2 विशेषताएं बताइए। तो आपको पहले नंबर पर हेडिंग बनाकर लिखना, पहले नंबर पर रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, इसकी एक मुख्य विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है, अधिक पूंजी और श्रम। इसमें पूंजी की तो आवश्यकता होती है और श्रम की भी आवश्यकता होती है। ये एक रोपण कृषि का विशेषता है। अब बढ़ते हैं, जैसे अगला प्रश्न है, दलहन तथा तिलहन फसलों के 4 उदाहरण लिखिए। तो आपको फ्रेंड्स कैसे लिखना है, दलहन डाल के हेडिंग, उसके आगे लिखना अरहर, मूंग, उड़द और मटर। कितने मांग रखे हैं, 4 उदाहरण केवल। और आपको याद क्या रखने हैं, अरहर, मूंग, उड़द, मटर, चना और मसूर। ये जो बोई जाते हैं फ्रेंड्स ये किसके अंतर्गत आते हैं, दलहन के अंतर्गत आते हैं। और तिलहन के अंतर्गत कौन से आते हैं, जैसे मूंगफली हो गई, सरसों, अलसी, तिल और सोयाबीन। ये जो आती हैं ये तिलहन में आती हैं। या फिर दालों के रूप में जैसे कोई सी भी फसल होती है वो सब किसके अंतर्गत आती है, तिलहन के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना कृषि का कौन सा प्रकार है। तो इसको जो रेशम का उत्पादन होता है ये किस में किया जाता है, सेरीकल्चर में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, सेरीकल्चर। 5वां प्रश्न है, कर्तन दलहन कृषि या स्थानांतरीय कृषि विभिन्न देशों में किन किन नामों से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है मोरक्को तथा मध्य प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है, मिल्पा के नाम से जाना जाता है। किसमें, मैक्सिको और मध्य अमेरिका के अंतर्गत। और वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में इसे कहा जाता है कोनुको। और ब्राज़ील में रोका, इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे और मध्य अफ्रीका में मसोल के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो 6ठा प्रश्न है, जीविका निर्वाह। क्या फ्रेंड्स, जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहले नंबर पर लिखना भूमि के छोटे टुकड़ों
टुकड़ों पर परंपरागत रूप से कृषि करना। जो फ्रेंड्स जैसे एक बड़ी कृषि कृषि वाला खेत होता है, ये बड़ा वाला, अब इस एक कोने पे कुछ और फसल बो दी, इस कोने पे कुछ और फसल, इस कोने पे कुछ और फसल। तो ये एक खेत में अनेक अनेक तरीके से टुकड़े करके जो कृषि बोई जाती है उसको क्या कहा जाता है, परंपरागत रूप से ये क्या कहा जाता है, जीविका निर्वाह कहा जाता है। एक विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता ये है, प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरा तथा फसल उगाने के पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करना। यानी कि प्राय मानसून और मृदा की प्राकृतिक उर्वरता ये और फसल को उगाने की पर्यावरणीय परिस्थिति ये क्या होनी चाहिए, ये इसकी जीविका निर्वाह की क्या है, एक विशेषता है। ये दोनों ही विशेषता हैं। आगे बढ़ते हैं, गहन कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। तो गहन कृषि के गुण बताइए। क्या पूछ रखा है, कृषि के गहन कृषि के 2 गुण। तो पहला गुण है अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई का उपयोग करना। यानी किसी भी फसल है, कोई सी भी फसल है फ्रेंड्स, उसको टाइम से क्या दें, खाद दें और टाइम से सिंचाई दें। तो एक ये गहन कृषि का एक गुण है। और दूसरा है भूखंडों का आकार छोटा होने पर कई कई फसलें उगाना। जैसे एक ही टाइम में एक खेत में कई सारी जो फसलें उगाई जाती हैं उसको क्या कहा जाता है, गहन कृषि के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। फ्रेंड्स माना जाता है भारत के अंदर जो दूध उत्पादन में पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर। अब बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कृषि यानी कि जैविक कृषि से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में समझाइए। तो देखो उत्तर डालकर और ये लिखना, प्राकृतिक तरीकों से कृषि, उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग न करके कृषि करना कार्बनिक कृषि या ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि के रूप में इसको जाना जाता है। किन किन के रूप में, कार्बनिक कृषि, क्योंकि कार्बन की मात्रा इसके अंदर ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि। ये फ्रेंड्स क्या होता है, जो जैसे घर में क्या होती है, घर में गंदगी हो जाती है तो उस कूड़े को सकेर के उठाकर जो कूड़ी पर जो डाल देते हैं और वही जो खाद के रूप में बन जाता है, वो खाद के रूप में। और कृषि के अंदर, कृषि मतलब खेत में जब डाल देते हैं तो वो जो कृषि अच्छे से होती है उसमें जो है कीटनाशक का प्रयोग नहीं होगा, सबसे पहली बात, और उसमें उर्वरकता ज़्यादा होगी। तो ये कहा जाता है ऑर्गेनिक कृषि। अब 10th है इसका, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। तो जूट या पटसन। जैसे फ्रेंड्स एक होता है पेट्रोल को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है काला सोना। काला सोना के नाम से इसे जाना जाता है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दीर्घित्रीय उत्तरी प्रश्न। क्या फ्रेंड्स, जो दिया 3 या 4 प्रश्न आएंगे ये क्या होंगे, ये बड़े होंगे। जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनसे थोड़े से बड़े। अब इसमें दे रखा है जीविका कृषि और वाणिज्य कृषि में क्या अंतर है। अगर अंतर पूछ ले तो हम बात करेंगे, पहले डालेंगे जीविका कृषि।
जीविका कृषि की जो विशेषता है इसके बारे में बात करेंगे। यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर पुराने कृषि औजारों द्वारा प्रयोग की जाती है। किसान अपने परिवार तथा स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करता है। उस संघनन बसे इलाकों में की जाती है ये जीविका। 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं एक साथ। अनाज, गेहूँ, चावल और मक्का ज़्यादातर उगाई जाती है। जीविका निर्वाह में अगर ये विशेषता डाल दोगे और उसके बाद क्या डालोगे, वाणिज्य कृषि, तो वाणिज्य कृषि के बारे में कुछ लिखेंगे। जैसे क्या लिखेंगे, खेतों का आकार बड़ा होता है, उत्पादन निर्यात के लिए होता है, एक जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाती है ये, और एक फसल उगाई जाती है वाणिज्य कृषि के अंतर्गत। और वाणिज्य कृषि में कौन सी आती है, गेहूँ, कपास, गन्ना, ये आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको नंबर दे देंगे एग्जाम में। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आप कुछ नहीं करना। स्वतंत्रता के पश्चात ये सामूहिकरण, जोतों की चकबंदी, सहकारिता व जमींदारों को समाप्त करना, ये डाल देना हेडिंग। और उसके बाद में क्या लिखना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार और कम दर पर ऋण सुविधा देना, आपको नंबर दे देंगे। चाय की फसल के लिए किन्हीं 4 भौगोलिक दशाएं बताइए। तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले चाय की खेती के बारे में बात करेंगे। तो ये चाय सबसे पहले जो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो उगाता है वो उगाता है असम। असम राज्य में जो क्या होती है, चाय होती है। तो ये चाय की जो खेती होती है उष्ण और उपोष्ण जलवायु में होती है। ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी में होती है ये। सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में उगाई जाती है। इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स। आगे, पूरे वर्ष भर गर्म एवं नर्म पाला रहित जलवायु होनी चाहिए और वर्ष भर समान रूप से वर्षा की बौछारें होनी चाहिए और उच्च आर्द्रता होनी चाहिए। गर्मी में चाय नहीं होती फ्रेंड्स, कहाँ होती है, ठंड के दिनों में। अब बात कर लेते हैं रबड़ एवं मक्का के उत्पादन के लिए आवश्यक भौतिक दशाओं पर वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है, भूमध्य रेखीय उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्र में होती है ये, नम और आर्द्र जलवायु के लिए होती है और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए और 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। किसके लिए, रबड़ की कृषि के लिए। और मक्का के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। अगला 50 से 100 सेंटीमीटर की अधिक वर्षा होनी चाहिए और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में इसकी फसल उगाई जाती है। और ये कौन सी है, ये खरीफ की फसल है। अब बात कर लेते हैं गन्ने की खेती के लिए कैसी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए। तो कैसी भौगोलिक दशाएं, इसमें उष्ण और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होना आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो है इसको बोरिंग समझ के नहीं पढ़ना, इंटरेस्ट होकर पढ़ना, तभी आपको याद रहेंगी बातें। बात कर लेते हैं अब 2 प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य। देखो, गन्ना उत्पादन में फ्रेंड्स सबसे पहले जो नंबर आता है वो अपना उत्तर प्रदेश का आता है पहले नंबर पे, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक और चौथा तमिलनाडु और पांचवा आंध्र प्रदेश और छठा बिहार। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक होता है। बस आपको कुछ याद नहीं करना, बस खाली उत्तर प्रदेश की ही याद कर लेना कि उत्तर प्रदेश गन्ना के उत्पादन में कैसा है, पहला स्थान है। बात कर लेते हैं चावल तथा कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौतिक दशाएं को लिखिए। तो हमें लिखना है चावल के लिए कितने होनी चाहिए, 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तापमान, 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए,
जोदोड़ एवं दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और उत्तर पूर्व भारतीय और तटीय क्षेत्र में एक डेल्टाई क्षेत्र के कपास के लिए भी होना आवश्यक है। और चावल के उत्पादन में फ्रेंड्स सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होता है चावल वो पश्चिमी बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिमी बंगाल में। यदि ऑल वर्ल्ड दुनिया की बात करें तो चीन इसमें सबसे पहला है चावल उत्पादन में। चीन पहले स्थान पर। अब कपास के बारे में बात कर लेते हैं। तो कपास के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए और क्या विशेषता होनी चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 30 डिग्री सेल्सियस का इसका तापमान होना चाहिए, स्वच्छ आकाश होना चाहिए और पाला रहित कितना होना चाहिए? 210 के समथिंग होना चाहिए। और वर्षा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। काली मिट्टी में होती है ये कपास। उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा जो कपास पैदा करता है ये महाराष्ट्र करता है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत में उगाई जाने वाली 4 रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। इनमें से कौन सा रेशा सीधे फसल उगाने से प्राप्त नहीं होता है? इसके उत्पादन विधि का नाम भी बताइए। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम होनी चाहिए। कपास, जूट, सन मृदा में उगाई जाती है और रेशम का उत्पादक रेशम के कीड़े द्वारा होता है। रेशम के कीड़ों का पालन काय में होता है? रेशम उत्पादन कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं की खेती की किन्हीं 4 विशेषता कौन सी होगी? भारत गेहूं की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। गेहूं और चावल, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होता है? गेहूं होता है। यदि भारत की बात करें तो गेहूं जो है सबसे पहले नंबर पर जो आता है गेहूं के उत्पादन में वो आता भारत ही है, लेकिन चावल के उत्पादन में भी भारत आता है। दूसरा है, यह देश के उत्तर और पश्चिम भागों में खाद्यान्न फसल होती है। ये 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहती है और शीत ऋतु और पकाने के लिए खिली धूप होनी चाहिए। इसका उत्पादक राज्य कहाँ होता है? गेहूं का पंजाब सबसे ज़्यादा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में गेहूं की खेती की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? इसके बारे में बात करें तो 2/3 जनसंख्या कृषि पर आधारित है। 2/3 का मतलब कितना है फ्रेंड्स? इसकी अगर बात करें तो इससे काटते हैं ये 33% कुछ आती है और इसकी गुणा इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है तो 66%, 66.66। ये इतनी परसेंट क्या है? ये जनसंख्या ये कृषि पर आधारित है। कृषि एवं प्राथमिक क्रिया, कृषि जो है एक क्या है? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार उपलब्ध कराना और भारत की प्राचीन आर्थिक क्रियाएं होती हैं और पिछली कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को भी मिलता है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों के बारे में लिखिए। तो सरकार की पहल क्या है? फसलों की बीमा देती है, सहकारी बैंकों का विकास एवं किसानों को ऋण उपलब्ध कराती है और फसलों के समर्थन मूल्य का उचित निर्धारण करती है और मौसम संबंधी सूचनाओं को समय समय पर जानकारी देती है और कृषि संबंधी नवीन तकनीकी औजारों, उर्वरकों आदि से संबंधित कार्यक्रम रेडियो और तथा दूरसंचार से भी आदमियों को जागरूक करती है। ये इसकी क्या है? सरकार द्वारा किसानों को की एक पहल है, जागरूक कराती है इस चीज़ को। भारत में घटते खाद्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले वर्णन हम करेंगे गैर कृषि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए क्षेत्र में कमी आएगी और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग के कारण
उपजाऊ क्षमता में कमी होगी। अक्षम तथा अनुसूचित जल संसाधन में जलाक्रांता और लवणता की समस्या भी उत्पन्न तो होने लगेगी। अत्यधिक भूजल दोहन के कारण भूमि स्तर गिराए जाते हैं और कृषि लागत में क्या होती है, वृद्धि होती है। अपर्याप्त भंडार भी इसमें शामिल है और बाजार का अभाव भी देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये, जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर बताइए। तो इसके बारे में बात कर लें। जीविका निर्वाह खेतों का छोटा आकार, और इसमें क्या होता है, वाणिज्य में खेतों का बड़ा आकार होता है। जीविका निर्वाह में परंपरागत तकनीकी होती हैं और इसके अंदर नवीनतम तकनीक होती हैं। इसके अंदर जीविका निर्वाह में स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन होता है और वाणिज्य में क्या होता है, निर्यात करने के लिए उत्पादन होता है। जीविका में क्या है, 2 या 2 से अधिक फसल होती हैं और इसके अंदर मुख्य एक फसल होती है। ये खाद्यान्न फसलों की जैसे पैदावार पर बल देती है और ये गन्ना, कपास, गेहूँ पर आदि पर बल देती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगला टॉपिक से स्टार्ट करूँगा। धन्यवाद।